हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस माइंड्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला काफी ऑफन यूज किया होगा, दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस m3r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और क्या तुमने कभी सोचा है कि ये फॉर्मूला आया कहां से? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द बुक्स ये फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन होता है और क्लासेस में हमें ये फॉर्मूला सीधा अप्लाई करना सिखाते हैं। सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिग more deeper into the concept and will have more fundamental understanding about center of mass. तो सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। मान लो आपके पास एक मासलेस रॉड है। इस रॉड के दोनों एंड पे आपने छोटे छोटे ब्लॉक्स अटैच किए हैं। ये पहला ब्लॉक है और ये मान लो दूसरा ब्लॉक है। और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास मान लो सेम है, दे आर बोथ ऑफ मास 1 kg ईच। अच्छा, अब अगर मैं इस रॉड को यहां से पकड़ के उठाऊं तो ऑब्वियस सी बात है ये रॉड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी। अगर मैं इस रॉड को इस एंड से पकड़ के लिफ्ट करूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, इस रॉड को कहां से पकड़ के उठाना चाहिए ताकि ये रॉड रोटेट ना करे, परफेक्टली बैलेंस्ड रहे? एंड द ऑब्वियस आंसर इज मिड पॉइंट। अगर आप इस रॉड को इस मिड पॉइंट से पकड़ के उठाओगे तो ये रॉड परफेक्टली बैलेंस्ड रहेगी। सो वो पॉइंट जहां से पकड़ के उठाने पे बॉडी परफेक्टली बैलेंस रहती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। नाउ अगर मैं इस 1 kg के ऑब्जेक्ट को मूव करके मिड पॉइंट पे रख दूं और दूसरे वाले को भी मूव करके मिड पॉइंट पे रख दूं, तो क्या ये रॉड अभी भी परफेक्टली बैलेंस रहेगी? एंड द आंसर इज यस। मतलब सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी assumed to be concentrated. Let's take one more example. सेम रॉड है, इसके एक एंड पे 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा है, बस ये जो दूसरा एंड है इसमें मैं 1 kg का ऑब्जेक्ट ना रख के यहां अब मैं 2 kg का ऑब्जेक्ट रख रहा हूं। अब जरा मुझे ये सोच के बताओ कि अगर मैं इस रॉड को मिड पॉइंट से लिफ्ट करूंगा तो क्या ये रॉड परफेक्टली बैलेंस करेगी? एंड द आंसर इज नो। तो कहां से लिफ्ट किया जाए ताकि ये रॉड परफेक्टली बैलेंस हो? आई थिंक मिड पॉइंट से थोड़ा राइट में। अगर आप यहां से इस रॉड को पकड़ के उठाओगे तो डेफिनेटली ये रॉड जो है परफेक्टली बैलेंस रहेगी। तो इस दूसरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां है। अच्छा, एक बार जरा केयरफुली नोटिस करो, सेंटर ऑफ मास का 2 kg वाले ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस इतना है और सेंटर ऑफ मास का 1 kg वाले ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस इतना है। कैन आई से दैट सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द हेवियर ऑब्जेक्ट एंड फार फ्रॉम द लाइटर ऑब्जेक्ट? तो ये सेंटर ऑफ मास का प्रॉपर्टी हुआ। सो इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोगों ने कुछ सेंटर ऑफ मास के अबाउट के रिगार्डिंग पॉइंट्स अंडरस्टैंड किए हैं।
जिसमें पहला पॉइंट ये है कि center of mass is that point at which entire mass of the system can be assumed to be concentrated. सेंटर ऑफ मास हैवियर ऑब्जेक्ट के पास में होता है और हल्के ऑब्जेक्ट से तो आपको टॉर्क लगाना पड़ता है और टॉर्क का ये फॉर्मूला है। सो मान लो आपके पास दो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट O एंड दिस इज पॉइंट P। सपोज आप P वाले पॉइंट पे एक फोर्स लगा रहे हो इन राइट डायरेक्शन ऑफ वैल्यू F। नॉट अगर आपको इस फोर्स का टॉर्क निकालना है O वाले पॉइंट के अबाउट, तो सबसे पहले आप O पॉइंट से इस फोर्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। इसी परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं R परपेंडिकुलर। और अगर आप इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी मिलेगा उसी चीज को हम लोग बोलेंगे टॉर्क है। तो टॉर्क का फॉर्मूला इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें रिक्वायर्ड रहेगा, तो मैं यहां साइड में लिख देता हूं, टॉर्क इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। ओके, नाउ सपोज आपके पास एक मासलेस रॉड है और उस पे 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं छोटे छोटे। फर्स्ट ब्लॉक का मास है लेट्स से m1, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है m2 एंड मास ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट इज लेट्स से m3। एंड मान लो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस सिस्टम को यहां से उठाऊंगा ऐसे, तो इस सिस्टम आपका परफेक्टली बैलेंस्ड रहेगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं x1। सेकेंड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं x2। एंड थर्ड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं x3। अच्छा, अगर ये बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रही, मतलब इस बॉडी पे नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? 0। So let's draw the free body diagram of this rod. पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास m1 है, तो अर्थ इसको नीचे खींचेगी विथ फोर्स m1 इंटू g। सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास m2, तो इसको भी अर्थ नीचे खींचेगी विथ फोर्स m2 इंटू g। एंड थर्ड वाले ऑब्जेक्ट को भी अर्थ ऐसा नीचे ही खींचेगी विथ फोर्स m3 इंटू g। अगर आप केयरफुली देखो तो m1 वाला जो फोर्स है नीचे लग रहा है, ये इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और m2g और m3 वाले जो फोर्स हैं वो इस बॉडी को सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये सिस्टम रोटेट नहीं कर रहा, देन आई कैन से दैट the net torque in clockwise direction should be equals to net torque in anti-clockwise direction. So center of mass के about एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में m1g रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, मतलब m1g का टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है r परपेंडिकुलर इनटू f।
तो सेंटर ऑफ मास से m1g का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x1, तो इस फोर्स का टॉर्क होगा m1g इंटू x1 शुड बी इक्वल्स टू, अच्छा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखोगे तो दो फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, m2g एंड m3g। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेट टॉर्क होगा, पहले m2g का लिखेंगे तो इट विल बी m2g इंटू इस फोर्स का सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x2, तो यहाँ हो जाएगा x2 प्लस m3g का टॉर्क लिखना पड़ेगा, तो m3g इंटू m3g का सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x3। सो राइट और लेफ्ट के हर एक टर्म के पास g है, तो मैं g को कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूं, तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट मिलेगा m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2 प्लस m3 x3। अब मैं m1 x1 को राइट में लेके जा रहा हूं, तो फाइनली ये चीज इक्वेशन मेरे को मिलेगी माइनस m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ ये सेंटर ऑफ मास है, ये फर्स्ट पार्टिकल, अगर मैं सेंटर ऑफ मास से फर्स्ट पार्टिकल को ज्वाइन करते हुए एक ऐसा वेक्टर बनाऊं, तो इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे r1 वेक्टर, बिकॉज अगर मैं इस वेक्टर के ऊपर चलते चलते जाऊं तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा, फर्स्ट पार्टिकल पे। सो दिस r1 वेक्टर इज गिविंग मी द पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल with respect to center of mass. Similarly, the position vector of second particle with respect to center of mass is going to be r2 vector, and position vector of third particle with respect to center of mass, it is going to be r3 vector. अब मैं राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। अगर मैं r1 वेक्टर को ध्यान से देखूं तो उसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ x1 है, बट उसका डायरेक्शन नेगेटिव साइड है। सो r1 वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस x1, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव में है और बाजू में मैग्नीट्यूड। r2 वेक्टर को ध्यान से देखें तो r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है x2 और डायरेक्शन पॉजिटिव में, तो r2 वेक्टर कैन बी रिटन एज x2. Similarly, r3 vector can be written as x3, क्योंकि r3 वेक्टर का डायरेक्शन भी पॉजिटिव साइड है और उसका मैग्नीट्यूड x3 है। तो इस इक्वेशन में मैं ये जो माइनस x1 है इसको मैं लिख सकता हूं r1 वेक्टर, तो दिस विल बी m1 इंटू r1 वेक्टर प्लस x2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं, r2 वेक्टर, तो दिस विल बी m2 इंटू r2 वेक्टर प्लस m3 इंटू r3 वेक्टर इक्वल्स टू 0। नाउ अब अगर मैं एक क्वांटिटी डिफाइन कर दूं, मास मोमेंट विच इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर, तो क्या ये पहले ऑब्जेक्ट का मास मोमेंट हो गया m1 r1 वेक्टर, क्या ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मास मोमेंट है m2 r2 वेक्टर, और ये तीसरे ऑब्जेक्ट का मास मोमेंट है m3 r3 वेक्टर, और अगर मैं तीनों के मास मोमेंट को ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा नेट मास मोमेंट या टोटल मास मोमेंट। सो नाउ आई कैन डिफाइन सेंटर ऑफ मास इन मोर टेक्निकल मैनर, ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट नेट मास मूवमेंट सिस्टम का कितना होना चाहिए, 0, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सो ये डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की ज्यादा करेक्ट है। ओके, तो अब आते हैं अपने उसी टास्क के ऊपर कि वो फॉर्मूला कहां से आया। तो अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात याद रखना, यहाँ पे इस फॉर्मूला में r1 वेक्टर क्या है, सेंटर ऑफ मास से फर्स्ट पार्टिकल को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर,
This is the position vector of first particle with center of mass. Okay. So suppose this is your x-axis and this is our y-axis. I am considering three small particle. ये मान लो पहला पार्टिकल है, इसका मास है लेट्स से m1. So suppose this is your x-axis and this is our y-axis. I am considering three small particle. ये मान लो पहला पार्टिकल है, इसका मास है लेट्स से m1. ये मान लो आपका दूसरा पार्टिकल है, इसका मास है m2. एंड सपोज दिस इज थर्ड पार्टिकल एंड इस थर्ड पार्टिकल का जो मास है लेट्स से m3. यह है मान लो पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जिसको मैं r1 वेक्टर लिख रहा हूं. दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल जिसको मैं r2 वेक्टर लिख रहा हूं. थर्ड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है और ये है मान लो सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जिसको मैं r2 वेक्टर लिख रहा हूं. यहाँ पे r3 हो जाएगा. मान लो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां है. And let's say this is the position vector of center of mass जिसको मैं RCOM लिख रहा हूं. चलेगा. नाउ अगर मैं सेंटर ऑफ मास से फर्स्ट पार्टिकल को ज्वाइन करते हुए एक वेक्टर बना दूं तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जिसको मैं लिखूंगा R1 वेक्टर. अगर मैं सेकेंड पार्टिकल को ज्वाइन करते एक और वेक्टर बनाऊं तो इसको मैं लिखूंगा R2 वेक्टर एंड सपोज दिस इज योर R3 वेक्टर. हम लोगों ने देखा था कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट सिस्टम का नेट मास मोमेंट 0 होता है. तो आई कैन से m1 r1 वेक्टर where r1 is capital R plus m2 into r2 vector plus m3 into r3 vector is equals to 0. अच्छा, अब let's focus on these three vectors. इन तीन वेक्टर्स पे एक बार फोकस करते हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे तो येलो और व्हाइट वाले की में एक का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड हो रहा है. तो ये R1 वेक्टर जो आपका ब्लू वाला वेक्टर आई कैन से दैट दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ येलो एंड व्हाइट वेक्टर. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो आई कैन राइट R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू R पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस कैपिटल R1 वेक्टर. तो अगर मैं RCOM को लेफ्ट में लेके चले जाऊं तो मेरे को कैपिटल R1 वेक्टर मिलेगा R1 वेक्टर माइनस R ऑफ सेंटर ऑफ मास. सिमिलरली मैं बाकी पार्टिकल्स के लिए भी सेम कहानी कर सकता हूं. R2 वेक्टर इज R2 वेक्टर माइनस R ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड R3 वेक्टर इज पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टिकल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक. अब मैं यहाँ पे जो कैपिटल R1 R2 और R3 की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. एंड आई विल गेट m1 r1 vector minus r of center of mass plus m2 into r2 vector minus r of center of mass plus m3 into r3 vector minus r of center of mass is equals to 0. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. When I will simplify it, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी. देन आई विल गेट m1 r1 वेक्टर माइनस m1 r2
अगर आप इस इक्वेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करो तो इन तीनों में पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कॉमन है, तो इनको आप कॉमन ले सकते हो। व्हेन आई विल सिंप्लीफाई इट विल बी m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो इट विल बी m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो निगेटिव टर्म है मैं उसको राइट में भेज रहा हूं, आई विल गेट तो ये जो निगेटिव टर्म है अगर मैं इसको राइट में भेज दूं तो यही चीज वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस चीज को मैं राइट में भेज देता हूं, देन आई विल गेट m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो फाइनली मेरे को यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। थैंक यू।